नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ की मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज पढ़ने वाले हैं हम लोग नागवंश। नागवंश हमारे छत्तीसगढ़ में दो जगहों में पाए जाते हैं, दो शाखा देखने को मिलती है, जिसमें से हमारा कवर्धा का है फड़ी नागवंश और बस्तर का है छिंदक नागवंश। तो हम दो नागवंशों को पढ़ते हैं, एक नागवंश तो पढ़ते ही हैं, लेकिन दो जगहों का नागवंश पढ़ते हैं। तो कवर्धा का फड़ी नागवंश, बस्तर का छिंदक नागवंश। साथियों, पिछली कक्षा में हमने, ये तो चौथा वीडियो है, तो हम लोग इससे भी पहले पिछली कक्षा में हम लोग कलचुरी वंश के बारे में पढ़ना प्रारंभ किए थे। तो कलचुरी वंश को हम लोग 3 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया वंश जो है कवर्धा का फड़ी नागवंश, बस्तर का छिंदक नागवंश। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नागवंश को देखते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दो नागवंश देखने को मिलेगा। कौन कौन सा जी? नागवंश देखने को मिलेगा। नागवंश छत्तीसगढ़ में नागवंश देखने को मिलेगा, जिसकी दो शाखा देखने को मिलेगी। एक तो है कवर्धा का, एक तो मिलेगा कवर्धा में, दूसरा मिलेगा कहाँ पे? बस्तर क्षेत्र में, बस्तर में, जिसे इस क्षेत्र में राजधानी होते हैं भ्रमरकोट, चकरकोट, बस्तर को ही कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो बस्तर का, इसके अंतर्गत हम लोग कवर्धा के अंतर्गत हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? नागवंश, फड़ी नागवंश को पढ़ेंगे। कौन सा राजवंश है? फड़ी नागवंश, नागवंश। ठीक है, वही बात की जाए बस्तर की, तो बस्तर के अंतर्गत हम लोग छिंदक नागवंश को पढ़ने वाले हैं। कौन सा? बस्तर के अंतर्गत हम लोग छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश। ठीक है, दो नागवंश को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग पहले पढ़ेंगे फड़ी नागवंश के बारे में। एक तो फड़ी नागवंश के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह फड़ी नागवंश कहाँ पे था, कहाँ पे शासन करता था। ठीक है, तो अगर बात की जाए कवर्धा के फड़ी नागवंश की, तो कहाँ पे शासन करते थे जी? यहाँ पे, यहाँ पे शासन करते थे कवर्धा पे। वही बात की जाए बस्तर के छिंदक नागवंश की, तो बस्तर के छिंदक नागवंश के अंतर्गत जो अभी देखने को मिलता है, बस्तर को ही चक्रकूट कहा जाता था। ठीक है, तो चक्रकूट वाटरफॉल भी है यहाँ से, और दंतेवाड़ा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बारसूर में भी देखने को मिलता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले जो एरिया में एक राजवंश शासन करता था, उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है छिंदक नागवंश। क्या नाम है? छिंदक नागवंश नाम है। ठीक, ये है यहाँ पे छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश। यहाँ पे कौन है? तो कवर्धा में है, स्थित में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कवर्धा में स्थित है, तो यहाँ पे इस वजह से कवर्धा का फड़ी नागवंश होगा। कौन सा? फड़ी नागवंश, नागवंश। ठीक, ये देखने को मिलेगा दोनों जगहों में। ठीक, तो चलिए, और बात की जाए इस शासन काल के अंतर्गत और भी कौन ऐसे शासन थे, कौन से ऐसे राजा हुए जो इनके समकालीन होंगे, ऐसा भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कलचुरी इनके क्या थे? समकालीन शाखा थे, समकालीन शासक थे। क्या थे? कलचुरी के। तो यहाँ पे हमें कलचुरी देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इनके शासनकालीन समकालीन शासक की अगर बात की जाए, वंश की बात की जाए, तो कौन होगा? कलचुरी होगा। ठीक है, कौन होगा? कलचुरी होगा। कलचुरी इनकी क्या है? समकालीन शासक है। साथ ही साथ यहाँ पे काकतीय वंश भी शासन करते थे। यहाँ पे क्या करते थे? बस्तर में ही काकतीय वंश। ठीक है, तो काकतीय वंश भी इनके समकालीन होंगे। काकतीय, काकतीय वंश, ये भी इनके क्या है? समकालीन वंश है। तो इसी को तो हम लोगों को पढ़ना है मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत, है ना। और एक तो है कांकेर के सोमवंश, इसको भी हम लोग मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के पढ़ते हैं। सोमवंश, इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इतने ही राजवंश को पढ़ते हैं। तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में फड़ी नागवंश को। तो फिर ठीक है, फड़ी नागवंश का ये देखिए जी, ये हम लोग मैप लेकर आ गए हैं। मैप किसका है? नागो का। ठीक है, चित्र लेकर आ गए हैं किसका? नागो का। अब ये जो दिख रहा है, ये कौन सा दिख रहा है? ये वाला जो दिख रहा है, इसका क्या है? ये फन है ना। इस वजह से क्या है जी, इस वजह से कवर्धा के जो शाखा हुए हैं नागवंश का, उसे हम लोग फड़ी नागवंश कहते हैं। फन है, ऐसा माना जाता है, ऐसा याद करने के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। ठीक है, अन्यथा ना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फड़ी नागवंश के बारे में। फड़ी नागवंश। ठीक,
अब ये फड़ी नागवंश की बात की जाए तो इसके शासन काल की अगर देखे तो हमारे कवर्धा क्षेत्र में कब से कब तक ये शासन किए हैं, तो 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। शासन काल कब से कब तक है, तो 11वीं सदी से, कब से, 11वीं सदी से 14वीं सदी तक, 14वीं सदी तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है। और इसकी राजधानी की अगर बात की जाए, इसकी इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो इसकी राजधानी थी कवर्धा। कहाँ थी, कवर्धा में था इसकी राजधानी। ठीक है, कवर्धा में था। अगर देखें जो क्षेत्र है कबीरधाम वाला जो क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, उसमें नागराज क्या करते थे, शासन करते थे। ठीक है, एक नागवंश है वो शासन करते थे, उसका नाम क्या है, फड़ी नागवंश है। ठीक, जिसकी स्थापना किसने किया है, संस्थापक कौन हुए हैं, तो संस्थापक की अगर बात की जाए तो संस्थापक हुए हैं अहिराज। कौन हुए हैं जी, अहिराज। ठीक, अहिराज। अब अहि का मतलब क्या है, नाग। ठीक है, नागों का राजा अहिराज। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इस वंश की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इस वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है जी, तो इस वंश की जानकारी हमें मिलती है मड़वा महल शिलालेख से। कहाँ से मिलता है, मड़वा महल शिलालेख से, मड़वा महल शिलालेख से, महल शिलालेख से मिलता है। इस मड़वा महल शिलालेख में क्या जानकारी देखने को मिलती है, हमें फड़ी नागवंश में जो 24 शासक हुए हैं उसके नाम के, उनकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उनके नामों का उल्लेख देखने को मिलता है कि यहाँ पे 24 शासकों ने शासन किया है जो कि है फड़ी नागवंशी। ठीक, ये हमें देखने को मिला है जी। और ये जो फड़ी नागवंश है, ये जो फड़ी नागवंश है, उसी समय तो 11वीं से 14वीं सदी तक के मध्य में कौन शासन करते थे, कलचुरी वंश। तो ये कलचुरियों के अधीन शासन करते थे। किसके अधीन, कलचुरी के अधीन शासन करते थे। ठीक है, तो ये अधीनता किसके स्वीकार कर लिए थे जी, कलचुरी के अधीन। किसके अधीन थे, अधीन की अगर बात की जाए तो किसके अधीन थे, कलचुरियों के, कलचुरियों के। तो इनके जो अभिलेखों जो प्राप्त हुआ है उसमें क्या संवत देखेगा, कलचुरी संवत देखने को मिलेगा। तो अभिलेख जो मिलेगा, अभिलेख जो मिलेगा उसमें क्या संवत देखने को मिलेगा, कलचुरी संवत देखने को मिलेगा जी, कलचुरी संवत देखने को मिलेगा। ठीक, ये इसका प्रयोग करेंगे कलचुरी संवत का। ठीक, तो इसकी जानकारी भी कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है चौरा गांव में स्थित, चौरा ग्राम में स्थित अभिलेख से। ठीक है, तो चौरा गांव में कौन सा अभिलेख है जी, चौरा, चौरा ग्राम अभिलेख, ग्राम अभिलेख, अभिलेख है, इसके जरिए हमें देखने को मिलता है। ठीक, ऐसा हम बोल रहे हैं इसी के जरिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है, क्या है इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति के अगर देखें, फड़ी नागवंश की उत्पत्ति को देखें तो ऐसा माना जाता है जातक कर्ण ऋषि थे, उस ऋषि की पुत्री का नाम था मिथिला। क्या नाम था, मिथिला नाम था। उत्पत्ति देख रहे हैं, उत्पत्ति, इस वंश की उत्पत्ति देख रहे हैं। तो जातक कर्ण ऋषि थे, कौन थे, जात कर्ण ऋषि थे, अलग पेन में लिख लेता हूं, जात कर्ण ऋषि, जात कर्ण ऋषि थे। अब ये जो जात कर्ण ऋषि है, इसकी पुत्री हुई, इस पुत्री का नाम क्या है जी, तो मिथिला है। क्या नाम है, मिथिला है, मिथिला है। ठीक है, मिथिला है इसका नाम। अब मिथिला का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, किससे हो जाता है, अहि से हो जाता है। किससे हो जाता है जी, विवाह होता है, विवाह हो जाता है अहि से। किससे होता है, अहि से होता है। तो अहि से होने से, अहि और प्लस मिथिला क्या हो गए, अहि मिथिला वंश भी कहने लगा। क्यों कहने लगा, क्योंकि इन्हीं से, दोनों से क्या है, इनकी उत्पत्ति हुई है इस वंश की। इस वजह से इस वंश का अन्य नाम भी क्या जाना जाता है, अहि मिथिला। क्या, अहि मिथिला वंश। ठीक है, क्या है, अहि मिथिला वंश, अहि, अहि मिथिला, मिथिला वंश, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतना आपको पता चल गया किस नाम से। अगर फड़ी नागवंश की अन्य अन्य नाम की अगर वंश की बात की जाए तो उसका नाम क्या होगा, अहि मिथिला वंश भी होगा। इतना आपको पता चल गया। अहि की पुत्र, अहि और मिथिला से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उस पुत्र का नाम है अहिराज। क्या नाम है, अहिराज है। और यही अहिराज क्या करते हैं,
फड़ी नागवंश की स्थापना करते हैं और प्रथम शासक होते हैं। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो आपने सर आपने ये बताया कि ये 24 शासक के बारे में जानकारी देखने को मिले करके आपने बता दिया, तो क्या हमें 24 शासकों को हमें पढ़ना है? नहीं जी, हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, 24 के 24 शासकों को नहीं पढ़ना है। जो हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, फड़ी नागवंश से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, स्थापत्य कला से बनता है ना, किसने बनाए हैं, कौन शासक है, कौन अंतिम शासक है, ये हमें पता होना चाहिए जी। और जो भूरम देव मंदिर का निर्माण किए हैं, मड़वा महल निर्माण किए हैं, छेरकी महल निर्माण किए हैं, क्यों किया गया है, कैसे किया गया, ये जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़े। क्यों? क्योंकि भाई हमें एग्जाम निकालना है, सभी को नहीं पढ़ना है। किसे पढ़ना है, किसे छोड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जहां से क्वेश्चन बनता है वहीं से आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से क्या है, जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ तो वो अन्य शासकों के बारे में नहीं दिया गया है, सिर्फ 24 शासक के बारे में दिया गया है, तो उसका नाम भी हम क्यों याद किए, है ना। तो नाम याद भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, एग्जाम निकालना है, जहां से प्रश्न बनता है उसी को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रथम शासक अहिराज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अहिराज क्या थे, संस्थापक है। तो अहिराज के बारे में तो देख ही चुके हैं हम ना, तो सीधा पहले हम लोग देखते हैं गोपाल देव के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, गोपाल देव के बारे में देखते हैं। तो फिर है ना, सभी शासक को हमें नहीं देखना है, गोपाल देव के बारे में देखना है भाई। गोपाल देव, गोपाल देव को क्यों पढ़ रहे हैं, तो गोपाल देव को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक कंवर्धा के स्थिति है, कंवर्धा के पास में है चौरा ग्राम। क्या है, चौरा ग्राम स्थित है। इस चौरा ग्राम में एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और ये निर्माण कब कराते हैं जी, तो 11वीं शताब्दी के अंतिम समय में करवाते हैं, मतलब 1089 1089 ईस्वी में करवाते हैं। ठीक है, तो 1089 ईस्वी में, मतलब कहा जा सकता है 11वीं सदी में। कब, 11वीं सदी में क्या करते हैं, भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाते हैं, भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, ये भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और ये जो मंदिर है, ये किस प्रकार का मंदिर है जी, तो ये जो मंदिर है यह आदिवासी मंदिर है। कौन सा मंदिर है, आदिवासी मंदिर है। ठीक है, आदिवासी मंदिर है। ठीक, ये आपको पता चल गया। और ये जो मंदिर बना है वो नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना है, तो नागर शैली में बना है। किस शैली में, नागर शैली में बना है ये मंदिर। ठीक, चित्र भी, ये चित्र को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चित्र को भी हम लोग देखेंगे, देख लेते हैं किस प्रकार का भोरमदेव मंदिर है। ये जो दिख रहा है ये कौन सा मंदिर है, ये है भोरमदेव मंदिर। ये क्या है जी, ये भोरमदेव मंदिर है। ठीक, इसमें देखें तो नागर शैली में बना हुआ है ये। किसमें बना है, नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पास स्थित है, ये तो चौरा ग्राम में स्थित है। कहाँ पास है, चौरा ग्राम में स्थित है। ठीक है, ये आदिवासी मंदिर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग और देखते हैं गोपाल देव के बारे में। गोपाल देव, गोपाल देव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कलचुरी शासक जो हुए हैं पृथ्वी देव प्रथम, इसी के अधीन शासन करते थे, ऐसा कहा गया है। इसका उल्लेख हमें छपरी से प्राप्त प्रतिमा से प्राप्त हुआ है। प्रतिमा के अंतर्गत अभिलेख लिखा गया है, उसमें हमें प्राप्त मिलता है। ठीक है, कि जो गोपाल देव हैं यह पृथ्वी देव प्रथम कलचुरी वंश के, कलचुरी कलचुरी वंश के शासक 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 पृथ्वी देव, पृथ्वी देव प्रथम, इसके क्या थे जी, इसके ही अधीन थे। ये हमें जानकारी देखने को मिलते हैं, किसकी जानकारी देखने को मिलते हैं, तो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं छपरी में स्थित है। कहाँ पे, छपरी में, छपरी में स्थित है गांव, छपरी ग्राम में स्थित है, जिसमें क्या प्राप्त हुए हैं, मूर्ति में उल्लेखित प्राप्त हुए हैं जी। तो इस वजह से प्रतिमा में प्रतिमा लेख, प्रतिमा लेख में क्या मिलता है,
ये जानकारी देखने को मिलते हैं कि पृथ्वी देव के अधीन कौन थे, गोपाल देव थे। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये है गोपाल देव के अंतर्गत। अब ये घोरम देव मंदिर है, इसको भी हम लोग सर रामचंद्र देव भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है जी। तो गोपाल देव ने ही इसका क्या किया था, निर्माण किया था, भले ही शासक रामचंद्र देव था। ठीक, ये हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रामचंद्र देव के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फिर तो उनका जिक्र हो गया, तो फिर है ना, रामचंद्र देव का जिक्र हो गया, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रामचंद्र देव के बारे में। दूसरा शासक देखते हैं, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, ठीक, रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव ने जानकारी कहाँ से मिलती है रामचंद्र देव के बारे में जानकारी, तो जानकारी हमें देखने को मिलता है कहाँ से, मड़वा महल से। रामचंद्र देव के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलता है मड़वा महल से। मड़वा मड़वा महल। अब ये मड़वा महल में क्यों देखने को मिलता है जी, तो मड़वा महल में हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि ये जो मड़वा महल है, ये एक दूल्हा मंडप है। क्या है, विवाह मंडप था। क्या देखने को मिलता है, ये विवाह मंडप थे। ठीक है, और ये जो विवाह मंडप हुए हैं, उस देवता का क्या नाम है जी, उस देवता का क्या नाम है, आदिवासी देवता है ये, दूल्हा देव है। कौन है, दूल्हा देव है। तो देवता कौन होगा, दूल्हा देव, दूल्हा देव। ठीक, ये हो गया। ये क्या है, विवाह मंडप है ना, 12 स्तंभ में क्या है, यह टिका हुआ है। ठीक, इसका निर्माण का हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है जी, मड़वा महल में ही प्राप्त होता है, मड़वा महल अभिलेख में प्राप्त होता है। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि यह 1349 ईस्वी में, कब, 1349 ईस्वी में ये क्या किया गया है, निर्माण किया गया है यह मड़वा महल का। ठीक, ये जानकारी देखने को मिलता है। कहाँ पे ये मड़वा महल है, तो एक स्थान है छपरी के ही, छपरी ग्राम है। कहाँ पे है, छपरी ग्राम है, छपरी ग्राम। छपरी ग्राम में क्या है, यह स्थित है। ठीक है, तो अगर मड़वा महल के बारे में पूछे तो कहाँ पे स्थित है, छपरी गांव में स्थित है। ठीक है, तो मड़वा महल को भी बनाया क्यों, ये रामचंद्र देव ने मड़वा महल को बनाया क्यों, तो इन्होंने क्या किया, रामचंद्र देव ने अपने विवाह करवाया, है ना, तो विवाह करवाने के लिए एक ने मंडप का निर्माण किए, उसी को क्या कहा, मड़वा महल कहा गया है। तो ये विवाह करेंगे तो किसके साथ विवाह करते हैं, विवाह करते हैं तो किसके साथ विवाह करते हैं जी, कलचुरी वंश के, कलचुरी वंश के, कलचुरी वंश के राजकुमारी, उस राजकुमारी का क्या नाम है, अंबिका देवी। क्या नाम है जी, अंबिका देवी, अंबिका देवी। अंबिका देवी से क्या करते हैं, यह विवाह करते हैं। तो अभी तक जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, उसके अधीन शासन करेंगे, कलचुरी वंश के। अब हो गए यहाँ पे कलचुरी वंश का दामाद कौन हो गया, रामचंद्र देव। तो अब जाहिर सी बात है, यह अब अधीनता स्वीकार करेंगे क्या, कलचुरी वंश के अधीन ये रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे अब ये। ठीक है, तो मड़वा महल में अभिलेख प्राप्त होते हैं, उसमें हमें इसकी साक्षात जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या है, रामचंद्र देव के बारे में हमें निर्माण कला में देखने को मिलता है। कौन सा निर्माण करवाएंगे, मड़वा महल। कौन सा, मड़वा महल, मड़वा महल। ठीक है, मड़वा महल बनवाएंगे, ये हो गया। तो इसके अलावा भी, मड़वा महल के अलावा भी एक और महल का निर्माण करते हैं। कौन सा महल जी, छेरकी महल का निर्माण करते हैं। याद रखिए, ये मड़वा महल को बनाने से पहले पहले तो वो छेरकी महल को बनवाया था, मंडप था, वो भी विवाह के लिए बनवाया गया था। ठीक है, छेरकी महल को बनवाया जाता था। इस वहां पे क्या है, छेरकी का दुर्गंध आ गया था, ऐसा कहा जाता है कि वहां पास छेरकी का दुर्गंध आता है, ऐसा करके। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां आसपास में छेरकी के रहने की वजह से वहां पे महक आता था। ऐसा नहीं है कि वहां छेरकी का महक आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो छिरकी महल को हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे, उनका चित्र भी हम लोग अंकित कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग मड़वा महल के बारे में देख रहे हैं, इस वजह से मड़वा महल देखेंगे। ठीक है, ये क्या है जी, ये है मड़वा महल। ये किसका चित्रण दिख रहा है आपको, ये है मड़वा महल का चित्रण दिख रहा है। इसी में रामचंद्र देव और अंबिका देवी का क्या हुआ है, विवाह हुआ है। ठीक, ये है। इनसे भी पहले, इनसे भी पहले क्या किया गया है, इनसे भी पहले छिरकी महल का निर्माण करवा चुका था। कौन करवा चुका था,
रामचंद्र देव ने करवा लिए थे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये है छेरकी महल है। ये क्या है, ये छेरकी महल का चित्र है। और छेरकी महल कहाँ पे स्थित है जी? अगर देखें तो ये कौन सा महल है, छेरकी महल है। छेरकी महल है, क्या है, छेरकी महल है। छेरकी महल का स्थापना कब होता है? ठीक वो यही समय होगा जी, 1349 ईस्वी में ही होगा। 1349 ईस्वी में ही होगा। ठीक है, कहाँ पास ये होता है? ये जस्ट उनसे लगा हुआ ही है। कहाँ पे? छपरी से ही लगा हुआ है, चौरा ग्राम। कहाँ पे? चौरा ग्राम ये है, याद रखिए। चौरा ग्राम ये भी है ना? चौरा ग्राम ये भी स्थित है। और चौरा गांव में कौन स्थित है भाई? चौरा गांव में भोरम देव स्थित है। एक बस मड़वा महल बस छपरी ग्राम में स्थित है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये है सिरकी महल के बारे में आपको पता चल गया। आगे बढ़े तो फिर अगला शासक के बारे में देखते हैं जिसकी जानकारी हमें देखने को मिलता है, वो है मोनिंग देव। कौन है? मोनिंग देव। मोनिंग देव के बारे में देखते हैं तो फिर मोनिंग देव के अंतर्गत, मोनिंग देव क्या है? मोनिंग देव अंतिम शासक है। कहाँ के? फड़ी नागवंश का अंतिम शासक है। मोनिंग देव अंतिम शासक है। अंतिम शासक है, शासक है। ठीक, मोनिंग देव क्या है? अंतिम शासक है जी। ठीक, ये मोनिंग देव है, इसको कोई पराजित करेगा तभी तो ये अंतिम शासक होगा, है ना? फड़ी नागवंश को कोई समाप्त करेगा, अगर अंतिम शासक हो रहा है तो कब समाप्त होगा? जब उसके ऊपर कोई आक्रमण करेगा। तो कलचुरी वंश के कलचुरी वंश के एक शाखा हुआ करते थे, रायपुर शाखा के। तो वहां से क्या है, ब्रह्मदेव राय ने इस पर क्या किया? ब्रह्मदेव राय ने, कलचुरी वंश के ब्रह्मदेव राय, कलचुरी कलचुरी वंश के ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय ये क्या करते हैं जी? ये आक्रमण कर देते हैं। किसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं? मोनिंग देव के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण जिसमें ये क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है और फणी नागवंश का यहाँ पे समापन हो जाता है। ठीक, ये है। बस ये इतने बस को हमको पढ़ना है क्या जी? हाँ जी, इतने ही को आपको पढ़ना है। और एक महत्वपूर्ण, जो कंवर्धा का महल है, कंवर्धा का जो महल है वो कलाकृति करने वाले जो राजा हुए हैं वो धर्मराज सिंह हुए हैं। निर्माणकर्ता कौन हुए? कंवर्धा महल, कंवर्धा का जो महल है, कंवर्धा महल, है ना? ये जो कंवर्धा का महल है इसका निर्माण किसने किया है जी? धर्मराज सिंह ने किया है। किसने किया है? धर्मराज सिंह ने किया है, धर्मराज सिंह ने किया है। ठीक, ये हो गया, ये धर्मराज सिंह ने किया है। ठीक है, इससे क्या प्रश्न बन चुका था? तो इसमें बना हुआ है कि ये जो महल है, महल है, इसके जो गेट हुए हैं, प्रथम गेट उसे किस नाम से जाना जाता है, ऐसा करके प्रश्न पूछा है। तो प्रथम गेट कौन सा है जी? तो प्रथम गेट का नाम है हाथी गेट। प्रथम गेट को क्या कहते हैं? हाथी गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी गेट कहते हैं। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछता पड़ी नागवंश से, तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो फड़ी नागवंश के बारे में हमें इतना ही जानकारी रखना है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो वंश है, छिंदक नागवंश। हम तो पढ़ लिए कंवर्धा का नागवंश, अब पढ़ते हैं छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, 23 ही मिनट लगे हैं कंवर्धा के फड़ी नागवन से। अगर डिटेलिंग, अगर वीडियो और ज्यादा डीपली जाकर पढ़ा देते तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो उतना ज्यादा डीपली भी नहीं जाना है। ये बहुत अच्छा है इतना जानकारी, क्योंकि इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं। फड़ी नागवन से अगर पूछेगा तो उसकी कलाकृति से ही, निर्माण कार्य से ही पूछता है। ठीक है, अगर वैसे भी अगर कोई युद्ध करता, अगर इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता तो उसको मैं बता देता। ठीक, क्योंकि क्वेश्चनों को सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि उन डीपली ज्यादा, उतना ज्यादा फड़ी नागवन से नहीं पूछे हैं जिस प्रकार से अन्य शासक, अन्य वंशों को पूछा गया है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बस्तर का छिंदक नागवंश। क्या देखते हैं? बस्तर का छिंदक नागवंश देखते हैं भाई। ठीक है, क्या देखेंगे? बस्तर का छिंदक नागवंश देखते हैं। बस्तर का छिंदक नागवंश। ठीक, क्या है? बस्तर का छिंदक नागवंश देखेंगे।
तो बस्तर का छिंदक नागवंश कब से कब तक शासन किए है जी? तो बस्तर का छिंदक नागवंश 1023 ईस्वी से 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक। कब से? 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो इनका शासन काल कब से कब तक है? शासन काल की बात की जाए तो शासन काल है इसका है, शासन काल है इसका 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक है। तो इसकी स्थापना किसने की है? इस वंश की स्थापना किसने की है? संस्थापक कौन है? तो संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक कौन है जी? नृपतिभूषण है। कौन है? नृपतिभूषण है। नृपतिभूषण है। नृपतिभूषण है। ठीक है, ये क्या है? संस्थापक है। कहाँ का? छिंदक नागवंश का संस्थापक है। ठीक, ये जो संस्थापक है इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक तेलुगु अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? तेलुगु अभिलेख है, एर्राकोटा अभिलेख। कौन सा है? एर्राकोटा, एर्राकोट, एर्राकोट अभिलेख है। क्या है? एर्राकोट अभिलेख है, अभिलेख है, एर्राकोट अभिलेख है। ठीक है, इसमें जानकारी हमें देखने को मिलती है कि एर्राकोट अभिलेख में छिंदक नागवंश का जो बस्तर में है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? नृपति भूषण को माना जाता है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो इस वंश का भी अंतिम शासक तो होगा ना, तो इसका अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक की बात की जाए तो अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक की बात की जाए तो अंतिम शासक कौन है? हरिश्चंद्र देव है। कौन है जी? हरिश्चंद्र देव है। हरिश्चंद्र देव है। इसी हरिश्चंद्र देव के ऊपर अन्नम देव क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं। काकतीय वंश का अन्नम देव क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं और इसको पराजित कर क्या करते हैं? काकतीय वंश की स्थापना कर देते हैं पारसूर चक्रकोट क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो छिंदक नागवंश है इसकी राजधानी कहाँ पे है? कहाँ पे ये शासन करते थे? तो इसकी राजधानी कहाँ पे था जी? तो इसकी राजधानी था बारसूर में। कहाँ पे? बारसूर में, बारसूर में था, चक्रकोट में था, चक्रकोट, या इसी को भ्रमण कोट, भ्रमण कोट कहते हैं। ठीक है, ये जो चक्रकोट और भ्रमण कोट है इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बस्तर कहते हैं, बस्तर। ठीक, ये है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इसके समकालीन शासक कौन थे? तो पहले से ही बता चुका हूं मैं, समकालीन शासक कौन थे? कलचुरियो थे, कलचुरी थे इनके समकालीन शासक। ठीक है, उतना आपको पता चल गया। तो इसकी राजधानी क्या थी? बारसूर, चक्रकोट, भ्रमरकोट ये था। ठीक, इसके अतिरिक्त और हमें क्या इसके अंतर्गत याद रखना है जी? तो इसके ध्वज है। क्या है? ध्वज। इसके ध्वज में जो देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? चिन्ह। ध्वज चिन्ह क्या है? तो सर्प चिन्ह है। इसके जो ध्वज चिन्ह है वो है सर्प चिन्ह, सर्प चिन्ह है, सर्प का चिन्ह है। ध्वज क्या है? ध्वज जो चिन्ह है वो क्या है? सर्प चिन्ह है। इसके अलावा, इसके अलावा जो राजकीय चिन्ह भी था, क्या है? इसके अलावा राजकीय चिन्ह है वो कौन सा है? राजकीय, राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह क्या थे? तो बाघ था। कौन सा? बाघ, बाघ था। बाघ के अलावा और क्या थे? तो इरावत थे। क्या है? इरावत, इरावत, इरावत। ठीक, इरावत के अलावा और क्या थे जी? तो इरावत के अलावा कमल। क्या है? कमल। सावक भी था। ठीक है, सावक भी कह सकते हैं। ये है। तो इसके जो गोत्र हुए हैं इसके बारे में भी जानकारी हमें देखने को मिला है जी। गोत्र के भी बारे में जानकारी देखने को मिला है। तो इसके गोत्र को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये किस गोत्र के थे? तो ये कश्यप, क्या है? कश्यप गोत्र के थे, कश्यप गोत्र के थे। ठीक, ये हमें जानकारी देखने को मिलती है। ये जो उपाधि भी धारण करते थे ये वंश के लोग, वो एक जगह था, प्रारंभिक राजधानी था। क्या था? प्रारंभिक राजधानी था, प्रारंभिक राजधानी हुआ करते थे। उसी के क्षेत्र में प्रारंभिक राजधानी, इसी क्षेत्र के नाम से ही क्या अपना उपाधि धारण करते थे। कौन सा है? भोगवती पुरी। क्या है? भोगवती पुरी है, भोगवतीपुरी। अब ये जो भोगवतीपुरी है इसमें कैसे, इससे कैसे उपाधि धारण कर देंगे? तो ये जो भोगवतीपुरी है यह दंतेवाड़ा का, कहाँ का? दंतेवाड़ा का, दंतेवाड़ा में एक गांव है। दंतेवाड़ा में एक क्या है?
दंतेवाड़ा में एक गांव है, एक गांव है जी, एक गांव है। उस गांव का क्या नाम है? भोगांव। क्या नाम है? भोगांव नाम है। भोगांव नाम है। इसी भोगांव के नाम, इसी भोगांव को क्या है, इसी, सॉरी सॉरी, इसी भोग्राम में स्थित है। क्या है? भोगवतीपुर। ठीक है, इसी भोगवतीपुर के नाम से ही क्या है, इसी भोगवतीपुर के नाम से ही एक उपाधि धारण करते हैं। उपाधि, उपाधि धारण करते हैं। उसकी उपाधि का क्या नाम है? भोगवतीपुर। क्या नाम है? भोगवती पुरेश्वर। क्या है? भोगवतीपुरी में क्या है? भोगवती पुरेश्वर। भोगवती पुरेश्वर, पुरेश्वर। ठीक है, इसकी उपाधि धारण करते हैं। किसके? भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इस वंश के हमें जानकारी कहां से मिलते हैं? बहुत सारे जानकारी हमें साक्ष्य देखने को मिलता है इस वंश के बारे में। तो इस वंश के बारे में एक साक्ष्य देखने से पहले हम लोग कुछ देख सकते हैं किस प्रकार का, ये मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कौन सा नदी है? यहाँ से एक नदी बहती है, ये नदी कौन सी है जी? तो ये है इंद्रावती नदी। कौन सा नदी है? इंद्रावती नदी है। ठीक है, तो ये इंद्रावती नदी है। ठीक, ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी में जाकर मिलते हैं इंद्रावती नदी। होगा ये इंद्रावती नदी के, ये दक्षिण हो गया। कौन हो गया? दक्षिण हो गया। ठीक है, ये दक्षिण है। ये कौन सा है? ये है उत्तर है। ठीक, ये उत्तर है और ये नीचे दक्षिण है। तो उत्तर में क्या है, और ये जो उत्तर है, इस उत्तर में जो अभिलेख प्राप्त होंगे, जो शिलालेख प्राप्त होंगे, वो किस भाषा में होगा? वो होगा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में होगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। और और इसके दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में जो भाग में स्थित होगा, और जिस विलेख को, जिस शिलालेख को, जिस ताम्रपत्र को हम लोग पाएंगे, वो कौन सी भाषा में होगा? वो तेलुगु भाषा में होगा। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा में होगी। ठीक है, तेलुगु, तेलुगु भाषा में होगा। ये आपको पता चल गया। इसी वजह से जो एर्राकोटा जो शिलालेख है, अभिलेख है, एर्राकोट अभिलेख है, वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है जी। ठीक, तो इसकी जानकारी हम देखते हैं कि कहां से इस वंश की जानकारी हमें देखने को मिलती है, उसके बाद हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे इनकी जानकारी, जानकारी देखेंगे। ठीक, कि कहां से जानकारी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला लेख आता है, वो है एर्राकोट तेलुगु अभिलेख। कौन सा है? एर्राकोट तेलुगु अभिलेख। पहला कौन? एर्राकोट, एर्राकोट तेलुगु अभिलेख। तेलुगु, अब ये तेलुगु क्यों बोल दिया भाई? तेलुगु इसलिए बोला हूं क्योंकि ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है, इस वजह से एर्राकोट तेलुगु अभिलेख। ये, अब ये जो तेलुगु अभिलेख है, इसमें क्या जानकारी देखने को मिलते हैं? इसमें हमें जानकारी देखने को मिलती है, किसकी जानकारी देखने को मिलती है? इसमें हमें नृपति भूषण की जानकारी मिलती है। किसी नृपति भूषण के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये नृपति भूषण क्या है जी? ये नृपति भूषण है संस्थापक। क्या है? छिंदक नागवंश का प्रथम शासक है और इस वंश का संस्थापक है। तो हम कह सकते हैं इसका संस्थापक है, इस वंश का संस्थापक है। तो पहला शासक कौन होगा? नृपति भूषण होगा। किसके जरिए हमें देखने को मिलेगा? ये एर्राकोटा तेलुगु अभिलेख के जरिए हमें देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया। अगला देखेंगे तो फिर इसके पुत्र हुए हैं, नृपति भूषण का एक पुत्र हुआ है, उसकी जानकारी हमें एक शिलालेख के जरिए प्राप्त होता है। उस शिलालेख का नाम है, शिलालेख नहीं है वो ताम्रपत्र है। क्या है? ताम्रपत्र है। उस ताम्रपत्र में हमें जानकारी देखने को मिलेगा, वो है बारसूल ताम्रपत्र। कौन सा? बारसूल, बारसूल ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। इसमें हमें जानकारी देखने को मिलेगा किसके बारे में? इसके पुत्र के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा नृपति भूषण के ताम्रपत्र में। कौन सा है जी? तो जगदेव भूषण धारावर्ष। और ये जो ताम्रपत्र बनाया गया है, ये बारसूल ताम्रपत्र है, वो किसने बनवाया गया है? जगदेव भूषण धारावर्ष के जो सामंत थे, सेनापति थे, वो कौन था? चंद्रादित्य। कौन था? चंद्रादित्य था। इसका है, यहां पास लिख देता हूं, चंद्रादित्य, चंद्रादित्य। ठीक है, चंद्रादित्य है। इस चंद्रादित्य में क्या कहते हैं? ये चंद्रादित्य ही किसके सामंत थे? ये सामंत थे इसके पुत्र, किसके? नृपति भूषण के पुत्र का। और उस पुत्र का क्या नाम है जी? जगदेव भूषण धारावर्ष। क्या नाम है? जगदेव,
जगदेव भूषण भूषण धारावर्ष धारावर्ष। ठीक है, कौन सा नाम है? जगदेव भूषण धारावर्ष है। किस ताम्रपत्र हमें जानकारी देखने को मिलेगा? बारसूल ताम्रपत्र में जारी देखने को मिलेगा, जिसमें से चंद्रदित्य सावंत है इसके किसके? जगदेव भूषण धारावर्ष के। ये बोलते हैं कि मेरा मेरा जो राजा है वो बहुत ही प्रतापी है, बहुत ही बलशाली है। इन्होंने चंद्रदित्य इनके ही शासन काल में मैंने चंद्रदित्य मंदिर का निर्माण किया हूं, और जो तालाब का निर्माण करवाया हूं वो कौन बोलता है? वो बोलता है चंद्रदित्य। किस क्षेत्र में? बारसूल क्षेत्र में। ये बारसूल ताम्रपत्र बोलता है जी। ठीक, तो ये हो गया, पता चल गया। आगे बढ़े तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला साक्ष्य देखते हैं। अगला साक्ष्य हमें देखने को मिलेगा राजकुल ताम्रपत्र। कौन है? राजकुल ताम्रपत्र। राजपुर या जयपुर? जयपुर। जयपुर ताम्रपत्र। कौन सा है? जयपुर ताम्रपत्र। जयपुर जयपुर ताम्रपत्र ताम्रपत्र। ठीक है, ये जयपुर ताम्रपत्र अभी वर्तमान का जगदलपुर है। ठीक, ये है। यहां से क्या मिला है? जयपुर ताम्रपत्र मिला है। किसका है ये? किसके उल्लेख हमें देखने को मिलता है? इसमें हमें उल्लेख मिलता है किसके बारे में? जो अगला शासक होता है ना, इसी का, जगदेव भूषण धारावर्ष का। इसका पुत्र नहीं था जगदेव भूषण धारावर्ष का, जो अगला शासक अभी बताऊंगा, है ना। तो उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है मधुरांतर देव। ठीक है, क्या नाम है? मधुरांतक देव है। मधुरांतक देव, मधुरांतक देव। ठीक, कौन सा है? मधुरांतक देव है। ये जो मधुरांतक देव है, ये कौन थे? इसके संबंधित थे। क्या थे? संबंधित थे। तो जगदेव भूषण धारावर्ष के संबंधित थे, पुत्र नहीं थे। पुत्र इसके जस्ट बाद में शासन करने आ जाएगा। ठीक है, इसके पुत्र जगदेव भूषण का पुत्र कौन था? तो जगदेव भूषण का पुत्र कौन है जी? सोमेश्वर देव प्रथम। कौन है? सोमेश्वर देव प्रथम। और इन्हीं का क्या है? जयपुर ताम्रपत्र है, जिसमें जानकारी देखने को मिलती है सोमेश्वर देव ने मधुरांतक का, क्या है? मधुरांतक देव का हत्या किए हैं और अपनी शासन क्षेत्र को बढ़ा लिए हैं। कौन बोलता है जी? ये जयपुर ताम्रपत्र बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है, मधुरांतक देव। तो ये तीन शासक भी हम लोग देख रहे हैं, जो चल रहा है वो क्रम से ही है। और किसे साक्ष्य जानकारी देखने को मिला है, ये भी देखने को मिल रहा है। अगला साक्ष्य देखते हैं तो फिर, तो अगला शासक देखते हैं हम लोग सोमेश्वर देव प्रथम को। और सोमेश्वर देव प्रथम की जानकारी हमें देखने को कहां से मिलते हैं? कुरुषपाल शिलालेख से। कहां से? कुरुषपाल कुरुष कुरुष कुरुषपाल शिलालेख से। शिलालेख से। ये जो कुरुषपाल शिलालेख है, क्या है? ये जो कुरुषपाल शिलालेख है, ये किसके हैं? सोमेश्वर देव का है। किसका है जी? सोमेश्वर देव का है। तो अगला शासक कौन होगा? सोमेश्वर देव होगा। सोमेश्वर देव प्रथम होगा, क्योंकि इसके बाद भी और सोमेश्वर देव आएंगे, तो वो द्वितीय हो जाएगा। ठीक, ये है। अगला शासक और हमें देखने को मिलता है, लेकिन उससे जाने से पहले एक और ताम्रपत्र हमें देखने को मिलेगा। किसका देखने को मिलेगा जी? सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी का लेख देखने को मिलेगा। कहां पे है ये लेख? नारायण पाल लेख है। नारायण पाल में है नारायण पाल लेख। ठीक है, कहां पे देखने को मिलेगा? नारायण पाल में। नारायण पाल लेख। ये किसकी जानकारी हमें देखने को मिलेगा? इसमें हमें सोमेश्वर देव के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। किसके में? सोमेश्वर देव के। सोमेश्वर देव के। ठीक है, ये किसके हैं? सोमेश्वर देव प्रथम का ही है। तो तीन साक्ष्य, जयपुर ताम्रपत्र, कुरुषपाल ताम्रपत्र, शिलालेख और नारायण पाल लेख, ये तीनों जानकारी कहा किसकी है? ये है सोमेश्वर देव की। लेकिन ये जो नारायण पाल लेख है, इसको किसने लिखवाया था? तो इनकी माता, सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी। किसने? गुंड महादेवी। गुंड महादेवी ने क्या किया था? लेख लिखवाया था। ठीक है, ये है। तो इनकी क्या है? माता है। ठीक है, सोमेश्वर देव की माता है। तो हमें कितने शासक के बारे में देखने को मिल गया? ये तो हो गया पहला शासक, ये हो गया दूसरा शासक, ये हो गया तीसरा शासक,
ये हो गया चौथा शासक। तो इसके बाद अगला पुत्र कौन आएगा? सोमेश्वर देव का पुत्र ही आएगा। तो सोमेश्वर देव के बारे में हमें जानकारी मिलते हैं जयपुर और कुरुषपाल लेख से। इसमें क्या कहा गया है जी? इसमें कहा गया है कि मेरे पुत्र का नाम क्या है? सोमेश्वर देव बोलते हैं इस अभिलेख में और इस शिलालेख और इस ताम्रपत्र में, क्या बोलते हैं? जयपुर ताम्रपत्र और कुरुषपाल शिलालेख में बोलते हैं सोमेश्वर देव की मेरे पुत्र का नाम क्या है? कन्हर देव है। क्या नाम है? कन्हर देव है। तो छठवें नंबर में हमें साक्षात जो राजा के बारे में पता चला है वो कौन सा है? कन्हर देव। कन्हर देव, कन्हर देव है जी। किस शिलालेख में जानकारी देखने को मिला है? तो कुरुषपाल, कुरुषपाल ताम्रपत्र और जयपुर, जयपुर अभिलेख में जानकारी देखने को मिलते हैं कन्हर देव के बारे में। ठीक, इतना आपको पता चल गया, ये ठीक। अब इसके बाद और आगे हमें साक्ष्य जानकारी देखने को मिलता है, वो जानकारी क्या है, वो साक्ष्य क्या है? तो वो है बारसूल शिलालेख। क्या है? बारसूल शिलालेख। बारसूल शिलालेख। और ये जो बारसूल शिलालेख है ये किसका है? ये बारसूल शिलालेख है राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय का। किसका है? राजभूषण, राजभूषण सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव द्वितीय का है। ठीक है, किसका है? राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय का है। इसके बारे में जानकारी देखने को मिल रहा है बारसूल शिलालेख में, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में जानकारी देखने को मिल रहा है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा राजभूषण सोमेश्वर देव के अलावा और हमें क्या जानकारी देखने को मिलता है? और हमें क्या जानकारी देखने को मिलता है? तो अन्य जानकारी हमें देखने को मिलता है भैरमगढ़। कहां से? भैरमगढ़ अभिलेख से जानकारी देखने को मिलता है। तो भैरम देव भैरम देव अभिलेख, इस भैरम देव अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? नरसिंह देव के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। किसके बारे में? नरसिंह देव के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। नरसिंह देव, नरसिंह देव के बारे में जानकारी देखने को मिलते हैं जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके अलावा और भी साक्ष्य हमें जानकारी देखने को मिलेगा। उसका साक्ष्य क्या है? उसका साक्ष्य हमें देखने को मिलता है सोनापाल से। कहां से? सोनापाल से साक्ष्य देखने को मिलता है। इस वजह से सोनारपाल शिलालेख कहते हैं। कौन सा? सोनारपाल, सोनारपाल शिलालेख, शिलालेख। ठीक, ये तो इसमें क्या जानकारी देखने को मिलते हैं जी? जो जय सिंह देव है, क्या है? जय सिंह देव है, इसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलते हैं। जय सिंह देव, जय सिंह देव, इसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है जी। ठीक, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। और इनका साक्ष्य और जो अंतिम शासक हुए हैं, जो अंतिम शासक हुए हैं हरिश्चंद्र देव, उसके भी हमें जानकारी देखने को मिलते हैं। कहां से? बारसूल से ही, बारसूल से ही देखने को मिलते हैं। इस बारसूल में एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एक लेख है, लेख कौन है? टेमरा, टेमरा सतीलेख। क्या है? टेमरा सतीलेख, सतीलेख ये है। इस टेमरा सतीलेख में हमें अंतिम शासक, इस वंश के अंतिम शासक के बारे में जानकारी देखने को मिलता है, जिसका नाम है हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव है। ठीक है, ये जो हरिश्चंद्र देव है इसके ऊपर कौन आक्रमण करता है जी? तो इसके ऊपर आक्रमण करता है अन्नम देव। कौन करता है? अन्नम देव, अन्नम देव। और अन्नम देव आक्रमण करते हैं, इस वंश का समाप्त करते हैं और अपना काकतीय वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। तो सभी अभिलेखों के जरिए हम लोग इस वंश के क्रम को देखे हैं। ठीक है, शासकों के क्रम को देखे हैं, ये हो गया। तो कितने शासक हुए हैं इस वंश में? 10 शासक हुए हैं और 10 शासकों के बारे में हम लोग ये अभिलेख के जरिए ही पढ़ेंगे। ठीक, ये हो गया। तो सभी शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या? जी हाँ जी, जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से शासक के बारे में पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है ना। तो कौन कौन सा महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देख लेते हैं जी। तो सबसे पहला तो हम लोग संस्थापक, कौन सा है? संस्थापक नृपतिभूषण, इसके बारे में देखेंगे कि इसका जो अभिलेख है इसमें इसको क्यों ऐसा कहा गया है। ठीक,
उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे जगदेव भूषण धारावर्ष को, नृपति भूषण हो जाएगा जगदेव भूषण धारावर्ष, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मधुरांतक देव के बारे में भी जानकारी हमें देखने को मिल जाता है ऐसे ही। ठीक है, तो मधुरांतक देव के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सोमेश्वर देव तो इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी जितने भी साक्ष्य हुए हैं उसको तो हम लोग जान लिए कि कुरुषपाल और जयपुर अभिलेख से कन्हर देव के बारे में साक्ष्य देखने को मिले हैं। बारसू शिलालेख में राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में जानकारी देखने को मिला है, ये आप लोग को पता ही चल गया है ना। तो ये सब के बारे में देखने को मिल गए, इस वजह से हम लोग सीधे अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव के बारे में देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं नृपति भूषण की। इसकी नृपति भूषण के देखते हैं। तो फिर पहला शासक कौन है इस वंश का? नृपति भूषण है, नृपति भूषण है। ठीक, नृपति भूषण संस्थापक है इस वंश का, क्या है? संस्थापक है। छिंदक नागवंश का क्या है? संस्थापक है। छिंदक छिंदक नागवंश का संस्थापक है। इसके बारे में जानकारी हमें कहां से देखने को मिलते हैं? तो इसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है एर्राकोट, कहां से? एर्राकोट अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि है तेलुगु भाषा का। कहाँ का? तेलुगु भाषा का। इस वजह से एर्राकोट तेलुगु अभिलेख कहते हैं, तेलुगु अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसमें क्या कहता है कि यह संस्थापक है छिंदक नागवंश का। ठीक है, और ये जो नृपति भूषण है इसका अन्य नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, अन्य नाम। इस एर्राकोट अभिलेख में इसे अन्य नाम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है जी? क्षति क्षति भूषण। क्या नाम है? क्षति भूषण, क्षति भूषण, क्षति भूषण के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो इतना ही जानकारी आपको याद रखना है नृपति भूषण के अंतर्गत। ठीक है, अब इसका जो अगला शासक होगा उसे हम लोग देखते हैं। इसका जो अगला शासक होगा उसे हम लोग देखते हैं, कौन सा है? जो बहुत ही प्रतापी है। कौन है जी? इसका नाम क्या है? इसका नाम है जगदेव भूषण धारावर्ष। क्या है? जगदेव भूषण धारावर्ष, जगदेव भूषण भूषण धारावर्ष, धारावर्ष। ठीक है, कौन सा है? जगदेव भूषण धारावर्ष है। ठीक, ये जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रतापी है, इस वजह से इसका हम लोग शासन काल को भी याद रखना है, शासन काल को भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बहुत सारे निर्माण किए गए हैं, है ना, स्थापत्य कला हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस वजह से इसका शासन काल इंपॉर्टेंट है जी। तो इसका शासन काल कब से कब तक रहा है? तो 1042 ईस्वी से, कब से? 1042 ईस्वी से 1062 ईस्वी तक। कहां तक? 60 या 62, 60 है, 60 है। ठीक है, 60 ईस्वी तक, 60 ईस्वी तक क्या करते हैं? ये शासन करते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में शासन करते हैं? तो यह बारसूल क्षेत्र में शासन करता है। तो इस वजह से इसकी राजधानी क्या होगी? राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है जी? तो इसकी राजधानी होगा बारसूल। कौन सा होगा? बारसूल होगा। ठीक, कौन होगा? बारसूल होगा। तो इसकी जानकारी भी हमें बारसूल से ही प्राप्त होगी ना। तो जानकारी कहां से प्राप्त होगी? जानकारी तो बारसूल से ही प्राप्त होगी। कहां से? बारसूल शिलालेख से, बारसूल शिलालेख से प्राप्त होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्थापत्य का निर्माण किए हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य किए हैं। तो क्या क्या निर्माण कार्य किया है इसे हम लोग देखते हैं। निर्माण कार्य किए हैं। तो ये क्या करते हैं? बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, तालाबों का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? इसका एक सेनापति था, इसका क्या था? सामंत था, एक सामंत था या सेनापति कहें। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंद्रादित्य। क्या नाम है? चंद्रादित्य, चंद्रादित्य नाम है। ठीक है, इसी चंद्रादित्य क्या करते हैं? एक तालाब का निर्माण करवाएंगे और अपने ही नाम पर एक मंदिर का भी निर्माण करवाएंगे जी। ठीक, तो उसे हम लोग देखते हैं। उस मंदिर का क्या नाम है? क्या नाम है मंदिर का? पहले तो ये तालाब बनवाते हैं, तालाब। ठीक, निर्माण कार्य देख रहे हैं ना, निर्माण कार्य में पहला बनाते हैं तालाब। ठीक, इस तालाब का क्या नाम है जी? चंद्रादित्य तालाब।
क्या नाम है? चंद्रादित्य तालाब है। इसका नाम क्या है? चंद्रादित्य, चंद्रादित्य तालाब। इसका निर्माण करवाएंगे। इसके अलावा ये कहाँ पे है? बारसूल में है। कहाँ पे है? बारसूल क्षेत्र में ही है। ठीक है, इसके अलावा बारसूल में ही मंदिर बनवाते हैं। क्या बनाते हैं? मंदिर बनवाते हैं बारसूल में ही। चंद्रादित्य मंदिर, कौन सा? चंद्रादित्य मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, इसका है चंद्रादित्य मंदिर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये चंद्रादित्य मंदिर को भी अन्य नाम से जाना जाता है, चंद्रादित्येश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? चंद्रादित्येश्वर, चंद्रादित्येश्वर। ठीक है, चंद्रादित्येश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? सभी क्षेत्र बारसूल में ही होगा। कहाँ पे? बारसूल, बारसूल में होगा। ठीक है, अगला बनाएगा क्या? ये अब चंद्र, अब अगला कौन बनाएगा? अब अगला बनाएगा क्या? मामा भाचा मंदिर। ये नहीं बनाता, चंद्रदित्य नहीं बनाता, लेकिन इसी शासन काल के अंतर्गत जो जगदेव भूषण धारावर्ष है उसके ही समय में मामा भाचा मंदिर, क्या है? मामा भाचा मंदिर, मामा भाचा मंदिर, मामा भाचा मंदिर का निर्माण होगा। ठीक है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया, ये तीसरे नंबर का हो गया। चौथे नंबर का क्या फिर? और अगला बनाएगा, क्या बनाएगा? गणेश की विशाल प्रतिमा है। क्या है? गणेश भगवान की, गणेश भगवान की विशाल प्रतिमा, गणेश की विशाल प्रतिमा है। ठीक, ये हो गया। तो इसकी ये हो गया। तो मामा भाचा मंदिर क्या है? गणेश मंदिर है। क्या मंदिर है? मामा भाचा मंदिर गणेश मंदिर है जी, गणेश मंदिर है, इसके बारे में याद रखना, गणेश मंदिर है। ठीक, ये हो गया। तो गणेश मंदिर की विशाल प्रतिमा हम लोग आगे देखेंगे, इन सभी का क्या देखेंगे? चित्र देखेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से यह देखने को मिलता है। ठीक, ये हो गया। तो चलिए पहले देख लेते हैं, चित्र ही देख लेते हैं, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये कौन है? ये जो चित्र दिख रहा है ये कौन सा चित्र है जी? ये चित्र है चंद्रादित्य मंदिर का। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे ये दिख रहा है, ये छोटा सा ये जो दिख रहा है ये कौन सा है? चंद्रादित्य तालाब है। इसके तालाब के ही पास क्या है? इस तालाब के ही पास शिव को समर्पित ये जो चंद्रादित्य मंदिर है यह शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, जिसका स्थापना कौन किया है जी? इसका स्थापना किए हैं जगदेव भूषण। ठीक, यह लिखा हुआ है। ये मंडलेश्वर थे, ये मंडलेश्वर थे, इसके सामंत मंडलेश्वर कौन थे? चंद्रादित्य थे। इस चंद्रादित्य ने करवाया था। और इसका शासन काल कब से? ये जो शासन काल के समय में, अपनी शासन काल के समय में किस वर्ष जारी किए गए हैं, किस वर्ष बनाए गए हैं? तो ये जानकारी शक संवत, ये शक संवत बोल रहा है ना, तो 983, 983 शक संवत मतलब 1061 ईस्वी में। कब? 1061 ईस्वी में ये क्या करते हैं? यह मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, ये जानकारी देखने को मिलती है। ये चंद्रदेश्वर मंदिर है। ठीक, अगला देखते हैं। तो फिर अगला देखते हैं, ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है ये कौन सा मंदिर है? यह मामा भाचा मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है जी? ये है मामा भाचा मंदिर। ठीक, ये आपको देखने को मिल गया है चित्र में। अगला देखेंगे क्या? अगला चित्र देखें, ये तो हो गया, देख लिए ना। तो अगला हम लोग देखते हैं, ये गणेश की विशाल प्रतिमा सेम पैटर्न में बना हुआ है। दो, एक तो छोटा वाला है और एक है बड़ा वाला। ठीक है, जो एक ही पत्थर से निर्मित है ये। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी निर्माण कला हम लोग देख चुके। अब आगे बढ़ते हैं और अगले शासक के बारे में देखते हैं। तो अगला शासक हम लोग कौन सा देखें जी? तीसरे नंबर में मधुरांतक देव। कौन से? मधुरांतक देव के बारे में देखे हैं। मधुरांतक देव, ये उनके पुत्र थे क्या? जगदेव भूषण के पुत्र थे क्या? नहीं जी ना, वो इसके पुत्र नहीं थे। तो पुत्र नहीं थे तो ये क्या थे? जगदेव भूषण के पुत्र नहीं थे। ठीक है, क्या करते हैं? जगदेव भूषण धारावर्ष अपने साम्राज्य का विभाजन कर देते हैं और भ्रमरकोट का मंडलिक बनाकर किसे भेज देते हैं? मधुरांतक देव को भेज देते हैं। तो भ्रमरकोट का मंडलिक कौन हो जाता है जी? क्या है? भ्रमरकोट, भ्रमर भ्रमरकोट, इसका भ्रमरकोट का मंडलिक, भ्रमरकोट का मंडलिक कौन होता है? मधुरांतक देव होता है। ठीक है, इसको यहाँ पास भेज देते हैं।
जो मंडल अधिकारी हैं, ये मंडली को क्या बोलते हैं, मंडल अधिकारी बोलते हैं। ये बनाकर किसको भेज देते हैं, मधुरांतक देव को भेज देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कुछ समय तक ये शासन बंद करते हैं। क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए शासन करते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। इसका अभी इनकी जानकारी हमें क्या किससे मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें जानकारी मिलती है जयपुर से। कहां से, जयपुर से प्राप्त अभिलेख। जयपुर, जो जयपुर है अभी वर्तमान का जगदलपुर है। क्या है, जगदलपुर है। ठीक है, यहाँ से जो शिलालेख जानकारी मिली है हमें, अभिलेख जो जानकारी मिला है, इसके जरिए हमें पता चलता है, क्या पता चलता है जी, इन्होंने भ्रमरकोट में, यहाँ पे भ्रमरकोट में एक दान दिया था। कौन सा, एक गांव दान में दिया था जी। ये जो भ्रमरकोट मंडल है, इसमें एक गांव हुआ करता था, भ्रमरकोट मंडल का एक गांव हुआ करता था। उस गांव का क्या नाम है, राजपुर। राजपुर, ठीक है, राजपुर। इस गांव का नाम है राजपुर। अच्छा, मैं राजपुर और कोई जगह पे लिखवा दिया हूँ, जो विलेख लिखाया हूँ वो राजपुर कर लेना उसको, जो जयपुर लिखा दिया हूँ उसको राजपुर कर लेना। ठीक है, राजपुर कर लेना जी। ठीक, तो ये जो राजपुर है, इस राजपुर को क्या किया गया था, दान में दे दिया था। क्या, ये राजपुर गांव को दान में दिया था, दान में दे दिया था, दिया था। ठीक, ये आपको पता चल गया। ठीक, ये हो गया, ये हो गया मधुरांतक देव के बारे में। मधुरांतक देव को कौन हरा देता है जी, अब मधुरांतक देव को इसके पुत्र जगदेव भूषण धारावर्ष के पुत्र, उसका क्या नाम है, सोमेश्वर देव प्रथम, ये क्या कर देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, पराजित कर देते हैं और उस क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक, सोमेश्वर देव प्रथम भी बहुत प्रतापी था, शासक थे जी। ठीक, क्यों, क्योंकि इनके पुत्र थे, इनके क्या थे, ये किनके पुत्र थे, ये पुत्र थे किनके, पुत्र थे जगदेव भूषण, जगदेव भूषण धारावर्ष के। ठीक है, किसके पुत्र हैं, जगदेव भूषण धारावर्ष के हैं। ठीक, इन्होंने उपाधि एक धारण की थी, एक नहीं बहुत सारी उपाधि धारण की है। दो उपाधि हम लोग देख सकते हैं, कौन सा, भगवती पूर्वेश्वर तो धरते ही धरते हैं। ठीक है, क्या है, भगवती पूर्वेश्वर तो धरते ही धरते हैं। उनके साथ साथ भी राज्य भीषुण, क्या, राज्य भीषुण की उपाधि धारण किए हैं। कौन सा उपाधि अगर देखें, उपाधि अगर देखें तो उपाधि धरते हैं राज्य भीषुण, राज्य भीषुण, राज्य भीषुण, भीषुण के, कौन से, राज्य भीषुण की आप उपाधि धारण करते हैं। ठीक, ये आपको पता चल गया। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है जी, तो इसकी जानकारी हमें देखने को मिलते हैं कुरुषपाल अभिलेख से। कौन सा, कुरुषपाल अभिलेख से, कुरुषपाल अभिलेख से, कुरुषपाल अभिलेख से जानकारी हमें देखने को मिलती है इसकी। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, कुरुषपाल अभिलेख में क्या कहा गया है, सोमेश्वर देव ने, क्या है, सोमेश्वर देव ने मधुरांतक देव को क्या किया है, पराजित किया है। किसे, मधुरांतक देव, मधुरांतक देव को क्या किया है, पराजित किया है। और पराजित करने के बाद एक उपाधि धारण करते हैं जिसका नाम क्या है, भोगवती पुरेश्वर। क्या है, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि। एक और उपाधि तो यहीं पास याद रख लीजिए, भोगवती, भोगवती पुरेश्वर, पुरेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। ठीक, ये हो गया, ये तो हो गया कुरुषपाल अभिलेख। इसके अलावा और भी जानकारी हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि कौन सा है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी, प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी जानकारी देखने को मिलती है। वैसे तो सोमेश्वर देव का और भी क्या है, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो और अभिलेख है उसको भी हम लोग पिछले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं, है ना, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। होता ये है, कलचुरी वंश के, कलचुरी वंश के, कलचुरी वंश के
एक शासक हुआ करते थे। उस शासक का क्या नाम है जी? उस शासक का नाम है पृथ्वीदेव प्रथम। कलचुरी वंश के शासक हैं पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम, देव प्रथम, ठीक, पृथ्वीदेव प्रथम है। इनके बारे में इन्हीं के समय में पांडु वंश के, पांडु वंश के, कहाँ के पांडु वंश जी? सिरपुर के पांडु वंश। उसी समय सिरपुर के पांडु वंश, कहाँ के? सिरपुर के, सिरपुर के पांडु वंश, ठीक। इनको क्या करते हैं? युद्ध में पराजित करते हैं। क्या करते हैं? युद्ध करते हैं इनके साथ, और युद्ध करते हैं, पराजित करते हैं, और पराजित करने के बाद, पराजित करने के बाद इनकी गांव की संख्या कितनी हो जाती है जी? 6 लाख, 6,96,000, 96,000 गांवों का क्या करते हैं? अधिपत्य हो जाता है। किसका हो जाता है? गांव का अधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है किसका? सोमेश्वर देव प्रथम का, ठीक है। तो 6,96,000 ग्रामों का क्या करता है? ये अधिकार हो जाता है, ग्रामों का अधिकार, ठीक है। 6,96,000 बहुत बहुत लंबा क्षेत्र है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये दो शासक के अतिरिक्त भी एक और राजा हुए हैं जो सोमेश्वर देव बोल रहा हूं, पांडु के सोमवंश। कहा के? पांडु के सोमवंश बोल रहा हूं। पांडु के ये हो गया, पांडु के बता दिया। उत्कल के क्या है? उत्कल के सोमवंशी, उत्कल के, उत्कल के, उत्कल के सोमवंशी, सोमवंशी जो अंतिम शासक हुए हैं, उद्योग केसरी। कौन सा? उद्योग केसरी, उद्योग केसरी। इसके क्या करते हैं? इसके साथ भी क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, इसे पराजित कर देते हैं। कौन? सोमेश्वर देव। तो देखिए जी, सोमेश्वर देव कितना प्रतापी शासक हो गए हैं कि इन्होंने सभी को हराते हुए चल रहा है, और हराते हुए जा रहे हैं। इस वजह से 6,96,000 ग्रामों का अधिकार इसको मिल गया है, ठीक है। इसको कोई हराने वाला नहीं हुआ है क्या? जी हाँ, इसको हराने वाला भी हुआ है। कौन हुआ है? पृथ्वीदेव प्रथम का पुत्र। ये जो पृथ्वीदेव प्रथम है, इसका पुत्र है जाजल्य देव प्रथम। क्या है? जाजल्य देव प्रथम है। तो ये जाजल्य देव प्रथम अपने पिता का बदला लेगा, ठीक। तो उसको हम लोग देखते हैं, अगला युद्ध को देखते हैं। तो सोमेश्वर देव के ऊपर, सोमेश्वर सोमेश्वर देव के, सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर कौन आक्रमण करता है जी? आक्रमण करता है जाजल्य देव, जाजल्य, जाजल्य देव, ठीक है। कौन करता है? जाजल्य देव करते हैं, ठीक। तो जाजल्य देव कहता है आक्रमण, ये जाजल्य देव प्रथम है ना, ये जाजल्य देव प्रथम है। ये क्या करता है? इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, ठीक। आक्रमण करता है, इसको इसके घर पे घुस के, इसके सोमेश्वर देव के घर पे घुसकर इसके क्या करते हैं? सेनापति, इनके क्या है? सेना, इसकी रानी, और बहुत सारे इनके जो गांव वाले बोल सकते हैं, गांव वाले साम्राज्य ऐसा कुछ बोल सकते हैं, मंत्री, सेनापति, रानी, ये तो सेना और मंत्री, रानी, इनकी माता, सभी को क्या करते हैं? बंदी बनाकर ले जा रहे थे, बंदी बनाकर ले जा रहे थे। तो होता ये है, बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तो उस समय सोमेश्वर देव की माता, सोमेश्वर देव की माता, माता का क्या नाम है? गुंड महादेवी। क्या नाम है? गुंड महादेवी, महादेवी, ठीक है, गुंड महादेवी है। ये क्या करते हैं? यह जाजल्य देव से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं। क्या करते हैं? निवेदन करते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, ऐसा करके। तो इनके अनुरोध पर, इनके निवेदन पर ये क्या करते हैं? बंदी को छोड़ देते हैं, बंदी बनाया हुआ रहता है उसे छोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं, ठीक। इसकी जो युद्ध है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है जी? इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है गुंड महादेवी की, एक लेख है। कौन सा लेख है? नारायण पाल लेख है, इसकी जानकारी हमें देखने को मिलते हैं, नारायण पाल लेख। इससे क्या है? इससे जानकारी देखने को मिलती है हमें, ठीक, ठीक हो गया। और अगला देखते हैं हम लोग सोमेश्वर देव का पुत्र। तो सोमेश्वर देव के पुत्र के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? जयपुर,
जयपुर, राजपुर, 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 राजपुर अभिलेख। और कहां से? कुरुषपाल अभिलेख, कुरुषपाल अभिलेख। इसमें क्या बताए गए हैं? कन्हर देव, कन्हर देव के बारे में बताया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि कन्हर देव ही सोमेश्वर देव का क्या है? पिता है। ठीक है, सोमेश्वर देव ने अपने पुत्र का नाम उल्लेखित किया है कन्हर देव के नाम से। ठीक, ये आपको पता चल गया जी। ये हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग। ये तो हम लोग इसके यूज से देख लिए, इसके निर्माण से भी हम लोग देख लें। हाँ, तो इसके निर्माण को हम लोग देखते हैं। ठीक, इसके निर्माण कार्य देखते हैं, इसके सोमेश्वर देव के निर्माण कार्य देखते हैं। तो निर्माण कार्य में सबसे पहला आता है कौन सा? विष्णु मंदिर। कौन सा आता है? विष्णु मंदिर आता है, विष्णु मंदिर आता है। ये जो विष्णु मंदिर है, यह कहाँ पे स्थित है? स्थान कौन सा है जी? तो ये स्थान है नारायणपाल में। कहाँ पे है? नारायणपाल में, नारायण पाल में है। ठीक है, किसके लिए बनवाया था? अपनी माता के लिए बनवाया था। किसके लिए? अपनी माता के लिए बनवाया है। कौन बनवाया है? द्वारा। कौन बनवाया है? सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव ने अपने माता के लिए, माता के लिए यह मंदिर बनवाया है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? बस्तर में, बस्तर में स्थित है। ठीक, ये हो गया। कहाँ पे स्थित है? बस्तर में यह स्थित है। ठीक, ये तो हो गया विष्णु मंदिर। इसके अलावा एक और मंदिर का निर्माण किया है जी। कौन सा मंदिर है? उस मंदिर का नाम क्या है? बत्तीसा मंदिर। कौन सा मंदिर? बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा मंदिर है। ये जो बत्तीसा मंदिर है, यह कहाँ पे स्थित है? बारसूर में। कहाँ पे? बारसूर में स्थित है। ठीक है, इतना आपको पता चले। कहाँ पे है? बारसूर में है। बसूर हो गया ये तो, बारसूर में है। कहाँ पे है? बारसूर में स्थित है। ठीक, ये स्थान आपको पता चल गया। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये 32 खंभों का, खंभों में टिका है। इसमें 32 खंभों में, 32 खंभों में टिका हुआ है। ठीक, चित्र है, इसे हम लोग देख लेते हैं। 32 खंभा क्या है? ठीक है, चित्र को पहले देख लेते हैं। ये क्या है? ये चित्र है। ये जो दिख रहा है, ये कौन सा मंदिर है? बत्तीसा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? बत्तीसा मंदिर है। और इसमें जो खंभा दिख रहा है, ये जो खंभा है, यह 32 खंभों से क्या है? पिल्लड़ में टिका हुआ है। 32 खंभों में यह टिका हुआ है। ठीक, इतना आपको देखने को मिल गया। ये क्या है? ये है निर्माण कार्य में सोमेश्वर देव के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अंतिम राजा को देखते हैं। उसका नाम क्या है? हरिश्चंद्र देव। कौन सा है? उसका नाम क्या है जी? हरिश्चंद्र देव है। कौन सा नाम है? हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव। इस वंश का क्या है? ये अंतिम शासक है। क्या है? अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। ठीक, ये क्या है? इसके अंतिम शासक है। ठीक, इसका उल्लेख हमें कहां से जानकारी देखने को मिलता है? तो टेमरा, टेमरा सती लेख, सती लेख से जानकारी देखने को मिलता है इसका। ठीक, टेमरा अभिलेख से देखने को मिलता है। ये क्या है? सती होने का, सती प्रथा का क्या करते हैं? उल्लेख मिलता है यहीं से। ठीक, तो क्यों, क्यों ये अंतिम शासक हुए हैं? क्योंकि इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं अन्नम देव। कौन करते हैं? काकतीय, काकतीय वंश के राजा, काकतीय वंश के राजा का नाम क्या है? अन्नम देव, अन्नम देव। ठीक, ये अन्नम देव क्या करते हैं? इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। क्या करते हैं? हरिश्चंद्र देव के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ठीक, और हरिश्चंद्र की भी एक पत्नी, पत्नी, एक पत्नी नहीं बोल रहा, पुत्री थी। क्या है? पुत्री थी। उसका नाम क्या है? चमेली देवी, चमेली देवी। ठीक है, इस चमेली देवी है। तो चमेली देवी और अन्नम देव का भी क्या होता है? युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक, ये हो गया। इसी चमेली देवी का क्या करते हैं? वीरता का, वीरता का गीत गाते हैं। क्या करते हैं? वीरता का गीत गाते हैं। इसी कारणवश, क्योंकि इन्होंने अन्नम देव के क्या किया है? युद्ध किया है अन्नम देव के साथ चमेली देवी। इस वजह से बस्तर क्षेत्र में क्या गाया जाता है? इसके वीरता का, वीरता का गान किया जाता है, गाथा गान किया जाता है वीरता का। ठीक, तो ये है हरिश्चंद्र देव के अंतर्गत। तो हम लोग यहाँ तक काकतीय वंश को, काकतीय वंश,
कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, काकतीय वंश, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काकतीय वंश नंददेव आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है समापत, इसका होता है छत्तीसगढ़ में नागवंश का। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग दो नागवंश को पढ़े हैं, एक तो हम लोग कंवर्धन में फड़ी नागवंश पढ़े हैं, और बस्तर में हम लोग दूसरा नागवंश पढ़े हैं जिसका नाम क्या है, छिंदक नागवंश। ठीक है, तो समय भी हो गया है 1 घंटा 10 मिनट, और हमारा आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।